हमारा ये हो गया सेंटेंस, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, कोएफिशिएंट। बस ये एक लाइन आपको याद है तो इस लाइन पे से आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस का एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और वास्तव में ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है उसका मतलब क्या होता है, वो सीखेंगे आज अपने इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो वीडियो का फ्लो है, इस वीडियो के फ्लो के अंदर सबसे पहले हम करने वाले हैं डेरिवेशन। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का डेरिवेशन सबसे पहले करेंगे। उसके बाद ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे से किस किस्म के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसका आंसर कैसे लिखा जाता है वो चीज़ हम बात करेंगे। और उसके बाद हाउ टू रिमेंबर, ये अपना बहुत ही ज़बरदस्त सेक्शन होता है हर वीडियो के अंदर, कि कैसे इस पूरे आंसर को एक शॉर्ट ट्रिक की बदौलत आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही खास सेक्शन है जिसमें मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके एग्जाम में आने के लिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन फॉर यू। आपके लिए मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपको मुझे उसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के देना है, तो वो हो जाएगा आपके लिए आपका सेल्फ चेक। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेरिवेशन से। ये एक मटेरियल है जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस है आर एस, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। अब हम क्या करते हैं, उसको एक्सटर्नली हीट करते हैं। तो जब हीट करने की शुरुआत करते हैं तब इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T0। अब थोड़ी देर हीट करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद का जो टेम्परेचर हमको मिलता है वो होता है T1। और उस टाइम पे इस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस मिलता है उसको बोल देते हैं आर एंड रेजिस्टेंस। तो ये हो गया स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, ये हो गया एंडिंग रेजिस्टेंस, ये हो गया स्टार्टिंग टेम्परेचर और ये हो गया फाइनल टेम्परेचर। तो ये हमारी चार क्वांटिटी है। तो दोस्तों इन चार क्वांटिटी के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि भाई T0 से टेम्परेचर बढ़ा के हमने कर दिया T1। तो बेसिकली ये हुआ क्या, T1 को क्या बोला जा सकता है, T1 को हम बोल सकते हैं T0 प्लस डेल्टा T। इनिशियल टेम्परेचर तो हमारा T0 था, उसमें हमने इतना टेम्परेचर बढ़ाया तो हमको कितना मिल गया, T1 टेम्परेचर। यही चीज हम इस RS रेजिस्टेंस के लिए भी लिख सकते हैं कि भाई इनिशियल रेजिस्टेंस था RS, फाइनल रेजिस्टेंस हमको मिला RE। तो ये RE फाइनल रेजिस्टेंस अल्टीमेटली होता क्या है, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस प्लस डेल्टा R, रेजिस्टेंस का बदलाव। तो अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए और उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है, उस एक्सपेरिमेंट में दोस्तों ये पाया गया है, ये जो डेल्टा आर है, ये डेल्टा आर डिपेंड करता है किसी दो पैरामीटर पे। और वो क्या है, सबसे पहला ये इंक्रीज और डिक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कि ये जो डेल्टा आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के। तो उसके लिए हम यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। अब दूसरा क्या पाया गया, दूसरा ये पाया गया इंक्रीज और डिक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कि ये जो डेल्टा आर है, ये डेल्टा आर चेंज इन टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल पाया गया। तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि भाई डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो ये हमको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट
मिला। अब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू आर एस मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको हम रिमूव करें तो हमको मिलेगा डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने रिमूव किया तो मिलेगा अल्फा इंटू आर एस इंटू डेल्टा टी। तो दोस्तों ये हो गया कोएफिशिएंट का फंडामेंटल इक्वेशन। ये एक फंडामेंटल इक्वेशन है दोस्तों। ये हो गया एक फंडामेंटल इक्वेशन। चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अल्फा इंटू स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हमने जो कंडीशन दी थी उस कंडीशन के लिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। कंडीशन हमारी क्या थी कि भाई इनिशियल रेजिस्टेंस हमारा आर एस था, हमने टेम्परेचर इनिशियल हमारा T0 था, तो एक्सटर्नल हीट देना शुरू किया। कब तक, हमारा डेल्टा टी जितना हमने टेम्परेचर का चेंज दिया, हमारा टेम्परेचर फाइनल हो गया T1 और हमारा रेजिस्टेंस आर एस से हो गया आर ई। तो ये जो चेंज है ना, इस चेंज के लिए, इस पूरे चेंज के लिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसी इक्वेशन को अब हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन आर स्टार्टिंग टू आर एंडिंग। ये क्या है, डेल्टा आर। डेल्टा आर को मैंने इंटीग्रेट कर लिया। इस साइड हमारा चेंज किसका है, टेम्परेचर का, तो इंटीग्रेट करते हैं टेम्परेचर को T0 से T1 तक, अल्फा आर एस एंड डेल्टा टी। अब आपको पता ही होगा कि भाई इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट चीज है वो नहीं रखी जाती, उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो अल्फा और आर एस को हम बाहर ले लेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये जो अल्फा है वो अल्फा को हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये अल्फा कांस्टेंट है। वास्तव में अल्फा की वैल्यू के अंदर माइनर चेंज आता है, लेकिन राइट नाउ वी आर एज्यूमिंग, हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई अल्फा है वो कांस्टेंट है। और उसको एज्यूम करते हुए इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन हमको क्या मिलेगा, 1 इंटू डेल्टा आर का इंटीग्रेशन हमको मिलता है आर। इसका बीच का मैं स्टेप कट नहीं कर रहा हूं, उसको प्लेस कर ही रहा हूं। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है आर आर एस ई इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर एस, और यहां पर T0 T1 डेल्टा टी। ठीक है, अब इसको मैं वापस लिख लेता हूं, अल्फा 0 इंटू आर एस टी, दोनों लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। और इस इक्वेशन को भी मैं ऐसे ही यहां पर लिख लेता हूं, आर एस एंड आर ई। अब क्या करते हैं, अब हम इसको एक्सपांड करते हैं। तो जैसे इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, अपर लिमिट आर की एंड वैल्यू माइनस लोअर लिमिट स्टार्टिंग वैल्यू इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर एस, अपर लिमिट T1 माइनस लोअर लिमिट T0। अब एंड रेजिस्टेंस इसको हम यहां पर जाने देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, आर एस प्लस अल्फा आर एस T1 माइनस T0। अब यहां से इस आर एस को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, आर ई इज इक्वल टू आर एस 1 प्लस अल्फा T1 माइनस T0। तो दोस्तों ये हो गया फाइनल रेजिस्टेंस का इक्वेशन। आप इस इक्वेशन के ऊपर से फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं।
अब दोस्तों ये जो हमारा फाइनल इक्वेशन है, इस इक्वेशन के ऊपर से हमको अगर अल्फा का वैल्यू फाइंड करना हो तो कैसे मिलेगा? देखिए आप, मैं यहां पर लिखता हूं एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्टार्टिंग रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा इंटू T1 माइनस T0। अब हमको क्या करना है, हमको चाहिए इस अल्फा का इक्वेशन। तो हम कर सकते हैं यहाँ पर आर एस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आर एस प्लस आर एस अल्फा T1 माइनस T0। अब ये जो पूरा टर्म है इसको इस साइड में जाने दे, यहाँ पर आर ई है, तो अल्फा T1 माइनस T0, ये आर एस यहाँ पर है ही, इज इक्वल टू ये टर्म यहाँ पर आ गया, ये टर्म यहाँ चला गया, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं आर ई माइनस आर एस। और अब इन दोनों चीज़ों को इस साइड जाने दे, तो अल्फा इज इक्वल टू आर ई माइनस आर एस डिवाइडेड बाय आर एस इंटू T1 माइनस T0। ये जो T1 माइनस T0 है, इस T1 माइनस T0 को आप इस इक्वेशन से डेल्टा T भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको यहां पर अपडेट कर दूं तो यहां पर मैं उसके लिए लिख सकता हूं डेल्टा T। तो ये हो गया हमारा अल्फा का फाइनल इक्वेशन। और अल्फा जो है, अल्फा को बोला जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप ऐसे पूरा का पूरा इक्वेशन जो है, उस इक्वेशन को आप डिराइव कर सकते हो। हमारा ये जो अल्फा है उसका हमने यहाँ पर इक्वेशन डिराइव किया है, और इस अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब दोस्तों ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, मैं आपको बता। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सब्सटेंस पर डिग्री ऑफ टेम्परेचर चेंज। ये हो गया उसका डेफिनेशन या उसका मतलब। अब ये जो अल्फा है, अल्फा वो ये चीज़ हो गई। अब ये कहना क्या चाहता है सेंटेंस? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि बेसिकली मान लीजिए ये हमारा एक मटेरियल हो गया, किसी भी प्रकार का मटेरियल, अभी हम मान लेते हैं आयरन हो गया। तो ये जो आयरन है हमारा, आयरन मटेरियल, उसका टेम्परेचर है वो पर डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ता है, पर डिग्री टेम्परेचर उसका जितना इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, अल्टीमेटली पर डिग्री टेम्परेचर चेंज होता है, उसके साथ साथ इस मटेरियल के रेजिस्टेंस में कितना चेंज होता है उसको बोला जाता है अल्फा। सो किसी भी मटेरियल के अंदर पर डिग्री टेम्परेचर के बदलाव के साथ उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना बदलता है, उस फैक्टर को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। ये इसका सिंपल मतलब हो गया। अब ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा है उसका वैल्यू कंडक्टर के लिए भी अलग टाइप का होता है, सेमीकंडक्टर के भी लिए भी अलग टाइप का होता है, इंसुलेटर के लिए भी अलग टाइप का होता है। और उसी चीज़ को अगर ग्राफिकली हमको समझना है तो वो चीज़ अब मैं आपको वैल्यू के साथ और थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ समझाता हूँ। तो चलिए अब वो देखते हैं। तो दोस्तों ये जो ग्राफ है वो ग्राफ है कंडक्टर के लिए, कॉपर कंडक्टर का ये ग्राफ है। टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर क्या आता है वो रिप्रेजेंट करता हुआ ये ग्राफ है।
इसकी जो प्रीवियस थियरी थी, उस प्रीवियस थियरी में मैंने ये बताया था कि भाई कैसे टेम्परेचर रेजिस्टेंस के ऊपर अफेक्ट करता है कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए। तो अगर वो वीडियो आपको देखना है, वो चीज़ अभी तक आपने नहीं देखी, समझनी बहुत ही ज़रूरी है, तो वो देखनी है तो मैं यहाँ पर ऊपर उसका लिंक दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं। तो ये ग्राफ हो गया कंडक्टर के लिए, और ये जो दूसरा ग्राफ है वो ग्राफ है सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए। तो ये कॉपर का ग्राफ हो गया और ये ग्राफ हो गया जर्मेनियम का। तो कॉपर और जर्मेनियम का ग्राफ हमने यहां पर देखा। अब दोस्तों हमारा जो अल्फा का इक्वेशन था उसको हम यहां पर लिखते हैं, अल्फा का इक्वेशन लिखते हैं। तो ये था अल्फा का इक्वेशन। अब ये जो अल्फा का इक्वेशन है, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है। तो पहली कंडीशन हम लेते हैं यहाँ पर, कंडीशन नंबर 1, जब हमारा टेम्परेचर है वो 0 है और हमारा रेजिस्टेंस है वो RS है। तो ये हमारा स्टार्टिंग रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारा स्टार्टिंग टेम्परेचर हो गया। अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाते हैं। ये हमारी कंडीशन नंबर 2 हो गई। इस कंडीशन नंबर 2 का हमारा जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है उसको हम कह देते हैं RE एंडिंग, और यहाँ का हमारा जो टेम्परेचर है उसको कह देते हैं T1। तो अब इन सारी वैल्यू को हम यहाँ पर प्लेस करें तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि ये जो है वो RS का वैल्यू है और ये जो है वो RE का वैल्यू है। तो ये RE का वैल्यू, जिसका वैल्यू डेफिनेटली RS से कम है, तो जब कम वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को बाद किया जाएगा तो उसका आंसर क्या आएगा, माइनस। अब चाहे इसका डिवीजन में कुछ भी हो, लेकिन ये आंसर क्या आ गया, माइनस। तो -x.xxx ये हमको मिला अल्फा, कब के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि भाई जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अब हम बात करते हैं कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर में भी हम दोनों केस ले लेते हैं। हमारा ये केस नंबर 1, इस केस के अंदर हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको हम कह देंगे इनिशियल रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस RA। ये हमारा हो गया T0। अब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, ये टेम्परेचर हो गया हमारा T1। तो इस टेम्परेचर पे हमारा जो रेजिस्टेंस है ये, उसको हम कह देते हैं R एंड। तो यहाँ पर अगर हम R एंड की वैल्यू देखें तो R एंड की वैल्यू ऑब्वियसली RS की वैल्यू से ज़्यादा है। तो किसी बड़ी वैल्यू में से किसी छोटी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो हमारा आंसर तो पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पर हमको आंसर मिलेगा +x। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई कंडक्टर के लिए हमारा जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और ये बहुत ही यूजफुल है जब हम एग्जाम्पल्स सॉल्व कर रहे होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर। तो चलिए आगे के सेक्शन के अंदर चलते हैं हम। दोस्तों ये मैंने कुछ सेट ऑफ कोएफिशिएंट्स आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। तो सिल्वर, ये सारे कंडक्टर्स हैं, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, आयरन, प्लेटिनम। तो ये सारे के सारे हैं वो कंडक्टर है। उन सबका आप टेम्परेचर कोएफिशिएंट देखिए क्या है, 0.0038, 0.00386। तो ये हो गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ऑल कंडक्टर्स। और ये जो तीन है, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन। जनरली कार्बन है वो डाउटफुल है, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल में नहीं आता, लेकिन उसको बहुत बार सेमीकंडक्टर में कंसीडर किया जाता है। आप देखिए उनके लिए नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है तो उसका रेजिस्टेंस है वो घटेगा। तो जिस भी मटेरियल का
सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का जो कोएफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस के अंदर जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसका रेजिस्टेंस घटेगा, कम होगा, और कंडक्टर के अंदर जैसे ही हम टेम्परेचर रेज करेंगे उसका रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा। तो दोस्तों अब तक इस वीडियो में हम देख चुके हैं कि कैसे डिराइव करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को। अगर अब तक का वीडियो आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली एक लाइक दे दीजिए, किसी और को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और वो हमारा सेक्शन है क्वेश्चंस का। किस हिसाब से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो कैसे डिफाइन करेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट को, उसका डेफिनेशन मैंने आगे ऑलरेडी बता रखा है। उसके बाद का सेक्शन है रेजिस्टेंस एंड स्टेट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब ये क्या है, इसके अंदर आपको टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के ऊपर का इफेक्ट लिखना है। तो ये हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं समझा चुका हूँ, अगर वो आपको जानना है तो ऊपर मैं उसका लिंक दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैंने दे रखा है, आप वहाँ पर जाके उसको सीख सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वो है डिराइव इक्वेशन R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा 0 T2 माइनस T1। ये हमारा वही इक्वेशन है जो हमने फाइंड किया था, RE इज इक्वल टू RS 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, और इसी इक्वेशन को यहाँ पर प्रूव करने के लिए बोला गया है। और फोर्थ है एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ये जो तीन क्वेश्चन है थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, और ये चौथा है एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक के ऊपर के एग्जाम्पल। दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये चौथा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चौथे क्वेश्चन को मैंने सेपरेट क्वेश्चन गिना हुआ है, यहाँ पर जस्ट आपके रेफरेंस के लिए डाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम इस तीन क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो फोर्थ वन है उसका डिस्कशन इसके अंदर नहीं हुआ है। ये जो तीन है उसको इस हमारे वीडियो के अंदर आप सीख सकते हैं, और ये चौथा है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं यहाँ पर ऊपर दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रखा है। क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ना दोस्तों, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो 7.1 आउट ऑफ 10 एग्जाम में से 7 एग्जाम के अंदर इस टॉपिक के ऊपर के एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर वो चीज़ आपको सीखनी है तो वैसे जैसे ही मैंने आगे बताया, हमारे उसके सेपरेट वीडियोस है, आप वहाँ पर जाकर उसको सीख सकते हैं। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हाउ टू राइट आंसर, कैसे हम इसका आंसर लिखें। तो आंसर को हमको 3 पॉइंट में डिवाइड करके लिखना है। पहला पॉइंट है इंक्रीज और डिक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वैल्यू। दूसरा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि वो जो बोला है ना डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू स्टार्टिंग रेजिस्टेंस और डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अगर ये दोनों आपको याद रह गया कि इनिशियली आपको यहाँ से चालू करना है, जैसे ही आपको ये याद आ गया तो आपको याद आ जाएगा कि भाई डेल्टा आर, इन दोनों को कंबाइन करके आप लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू आर एस डेल्टा टी। बस उसके बाद क्या है, उसके बाद तो इन दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेना है और हमारा फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू आर एस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बात खत्म। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन का सेक्शन। तो इतना सिंपली आप इसका आंसर है वो लिख सकते हैं। दोस्तों बहुत बार ये होता है कि भाई आप ये इंटीग्रेशन वाला सेक्शन है उसको स्किप कर सकते हैं, तो आप उसकी जगह पर आप डेल्टा आर की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं और वो होती है फाइनल माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। तो आप डायरेक्टली ये यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। डेल्टा टी के लिए भी आप लिख सकते हैं T1 माइनस T0, उसको डायरेक्टली यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। अगर आपको ये इंटीग्रेशन वाला लॉजिक समझ में नहीं आता है तो, या तो फिर अगर अब तक आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़ चुके हैं तो
ये है इसके डेल्टा आर के बारे में ये और डेल्टा टी के बारे में आप ये लिख के भी इसको सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन की ओर, और वो होता है हाउ टू रिमेंबर। इस आंसर को हम कैसे याद रख सकते हैं। तो टड़ैंग, हमारा ये हो गया सेंटेंस, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, कोएफिशिएंट। बस ये एक लाइन आपको याद है तो इस लाइन पे से आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। कैसे, वो मैं बताता हूं। देखिए, चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर चेंज। चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर चेंज। तो बात हो गई खत्म। यहां पर अगर इतनी चीज आपको याद आ गई है तो पूरा का पूरा डेरिवेशन आप आसानी से लिख सकते हैं। तो यहां पर उसके पॉइंट्स दे रखे हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर चेंज। ये कर दिया आपने तो बस आपका काम खत्म। अब आपको मैक्सिमम मार्क लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब चलते हैं आगे के सेक्शन में, प्रोबेबिलिटी। दोस्तों यहां पर ये जो थियरी है उसका डेरिवेशन पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी है 4.5 आउट ऑफ 10, और ये एक अच्छा नंबर माना जाता है, मॉडरेट नंबर माना जाता है। 5 से ऊपर उस थियरी को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थियरी है। तो डेफिनेटली आप 4.5 रेटिंग वाली थियरी को आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन फॉर यू, ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके लिए, डिफाइन रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आपको रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है उसको डिफाइन करना है। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू रिमेंबर ऑल पॉइंट्स। और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे अभी के अभी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। दोस्तों वो लिखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं और तुरंत उसके बारे में लिखते हैं तो वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है। तो इसीलिए अभी के अभी इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दें, वो बहुत ही ज़रूरी होगा। तो जब तक आप हमारा अगला वीडियो नहीं देखते और हमसे नहीं मिलते तब तक के लिए गुड बाय।